So we start with example number 5. ठीक है जी। जी शेल कंपनी, शेल कंपनी पेट्रोल वाली नहीं। शेल कंपनी बेटे ये होती है कि एक कंपनी है जो सिर्फ आपने इनकॉर्पोरेट करवा के एससीसीपी के साथ रखी हुई है और वो कोई काम नहीं करती। उस कंपनी के तहत अभी कोई बिजनेस नहीं है, वो जस्ट एक कंपनी रजिस्टर करवा के रखी गई है। क्लियर? ऐसी कंपनी को हम शेल कंपनी कहते हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड होती है, जिसका आप नाम एससीसीपी से रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या कमेंसमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसके तहत कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते। एम आई क्लियर? अब एक चीज आपसे मैं पूछता हूं सवाल, मुझे ये बताएं, हमने कहा कि अगर एक पेरेंट कंपनी, या इस तरह कर लें कि एक कंपनी है ए, वो बी के शेयर्स परचेज करती है 60%, तो बी हो गई पेरेंट कंपनी, सॉरी ए हो गई पेरेंट और बी हो गई सब्सिडरी। ठीक है जी बेटे, ये सिर्फ मैं भी बताता हूं इसका फर्क। ठीक हो गया? ए कंपनी हो गई पेरेंट, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक कंपनी है ए, वो बी कंपनी को खरीदने की बजाय बल्कि अपनी एक बी कंपनी रजिस्टर करवाता है और उसके सारे शेयर्स ए के पास है, तो क्या ए अभी भी पेरेंट है? इस केस में ए ने बी के शेयर्स खरीदे मार्केट से। इस केस में ए ने बी कंपनी खुद इनकॉर्पोरेट करवाई, खुद बनाई और खुद बनवा के सारे शेयर्स अपने पास रखे। क्या इस केस में भी कंपनी ए पेरेंट है? आई रिपीट, सिंपल कर देते हैं ताकि न्यू कमर्स को भी क्लियर हो। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ए कंपनी ने बी कंपनी के 100% शेयर्स फॉर एग्जांपल मार्केट से खरीदे, और एक दूसरे सिनेरियो में ए कंपनी ने बी कंपनी इनकॉर्पोरेट खुद करवाई और 100% शेयर्स अपने पास रखे। द आंसर इज यस, दोनों केसेस में ए कंपनी पेरेंट है, बी सब्सिडरी है। लेकिन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, पहले केस में जब ए ने बी के शेयर्स खरीद के कंट्रोल हासिल किया, क्या वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है? क्या दूसरे केस में ए ने बी के शेयर्स खरीदे हैं? नहीं। तो क्या इस केस में IFRS 3 अप्लाई होगा? वेरी गुड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दोनों केसेस में कंट्रोल है, दोनों केसेस में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, लेकिन पहले केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, एक्विजिशन मेथड होगा। IFRS 3 अप्लाई नहीं होगा, गुडविल नहीं होगी, लेकिन कंसोलिडेशन होगी। IFRS 10 अप्लाई होगा, IFRS 3 अप्लाई इस केस में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन तो हर पेरेंट सब्सिडरी के केस में होगी, पेरेंट ने कंसोलिडेशन करनी है। एम आई क्लियर? बेटे IFRS 3 इसलिए नहीं होगा कि ए ने शेयर्स खरीदे नहीं है, बल्कि कंपनी खुद रजिस्टर करवाई है। ठीक है? बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि आपने शेयर्स खरीदे हो, एक कंपनी खुद से करवाई हो, तो उसमें नहीं होगा। बेटे जब गुडविल ही नहीं होगी तो फिर इंपेयरमेंट कैसे होगी? जी
जी बेटे कंसोलिडेशन सिमिलर होगी, मैं भी आपको सवाल भी जब शुरू करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी खान, मैंने आपको बताया कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को खुद इनकॉर्पोरेट करवाता है तो IFRS 3 अप्लाई नहीं होगा, इट मींस एक्विजिशन मेथड अप्लाई नहीं होगा और गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी। इस केस में एक्विजिशन मेथड अप्लाई होगा और गुडविल कैलकुलेट होगी। क्यों? इस केस में ए ने बी की मार्क को फिर कंसिडरेशन पे की है, इस केस में ए ने इनकॉर्पोरेट करवाया है। नहीं, दोनों में नहीं कराई, बी एक पहले से कंपनी थी जिसको उसने खरीदा, ठीक है। जी बुनियादी तौर पे जी फर्स्ट केस में उसने खरीदा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब याद रखें कि अगर सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो सिर्फ एक शेल कंपनी है, ठीक है, तो आप उस केस में उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शेल कंपनी बिजनेस नहीं होती। ऐसे ही है, एग्जाम्पल में भी ये एक्सप्लेन किया ना, शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बस रजिस्टर्ड है, काम कोई नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो पेरेंट कंपनी है ए, वो इटसेल्फ में शेल कंपनी है, यानी कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है और बिजनेस कोई नहीं करती, और अगर एक शेल कंपनी एक बिजनेस को वो खरीदती है तो उस पेरेंट को हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। फर्क याद रखें, अगर एक कंपनी, अगर पेरेंट खुद भी बिजनेस करता है और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदेगा तो वो पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होगा। एम आई क्लियर? उसको हम पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप कहते हैं। और कई दफा एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पेरेंट जो सवाए सब्सिडरी को खरीदने के और खुद कोई बिजनेस नहीं करता, तो उस पेरेंट को हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। याद रहेगा? बात समझ में आ गई? एक ऐसी कंपनी जो खुद बिजनेस नहीं करती, सिर्फ सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करती है, ऐसी पेरेंट कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट खुद भी बिजनेस करता है और सब्सिडरी भी बिजनेस करता है तो वो पेरेंट सब्सिडरी कहलाएंगे, पेरेंट और सब्सिडरी कहलाएंगे। अगर पेरेंट खुद कोई बिजनेस नहीं करता, सिर्फ सब्सिडरी को खरीदता है, तो वो होल्डिंग सब्सिडरी का चलेगा। जी दोनों केसेस में IFRS 3 अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ नाम बदल जाएगा। यानी कि अब आपको आर्टिकल्स में ऑडिट के दौरान होल्डिंग का वर्ड सुनाई देता है तो आप समझेंगे ओके ओके, ये कंपनी सिर्फ सब्सिडरी खरीद के बैठी हुई है, खुद कुछ नहीं करती। ओके, जी ऑफशोर कंपनी बेटे ये आपको हुसैन नवाज सबसे अच्छा बता सकता है, उसने बड़ा ब्रीफ डिटेल में बताया था। आप उसका इंटरव्यू सुन लेना, ठीक है, मियां साहब से पूछ लेना। बेटे सब्सिडरी सब्सिडरी है, सब्सिडरी हमेशा सब्सिडरी है। पेरेंट के दो नाम हो सकते हैं, अगर पेरेंट खुद भी बिजनेस है तो पेरेंट, अगर पेरेंट खुद बिजनेस नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो आपकी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। बेटे वो शेल कंपनियां बेसिकली इस तरीके से नहीं काम करती, उन्होंने शेल कंपनी को इस्तेमाल ही होल्डिंग के तौर पे किया जाता है, ठीक है। उससे ये फायदा होता है कि आपकी आइडेंटिटी छुपी रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, रियासुल खैमा ये वो, तो वहां पे जो शेयर होल्डर की, ऑनर की आइडेंटिटी है ना, वो बाय लॉ सीक्रेट रखी जाती है, तो वो बन जाती है ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी वो होती है जिसकी ऑनरशिप फॉरेनर के पास हो। अगर एक पाकिस्तानी आदमी पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी रजिस्टर कराता है, वो ऑफशोर हो जाती है।
ठीक है। तो शेल कंपनी को बुनियादी तौर पर जिस तरह आप पनामा केस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑफशोर कंपनी को या शेल कंपनी को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि मियां साहब पे ये इल्जाम है ना कि मियां साहब ने शेल कंपनीज का यूज किया और ब्रिटिश कोलंबिया में या वर्जिन आइलैंड्स में कंपनियां रजिस्टर करवाई और उन कंपनियों ने आगे अपार्टमेंट खरीदे। उसका मकसद क्या था कि ओरिजिनल ऑनर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए। ठीक है जी। बासित ने कहा कि सर ये होल्डिंग कंपनी तो बिजनेस की डेफ। देखें बासित, बड़ा सिंपल सा बेटे बात है, सब्सिडरी का बिजनेस होना जरूरी है IFRS 3 के लिए, पेरेंट का नहीं। एम आई क्लियर? जी, वो बेटे उसने ये लिखा कि बुनियादी तौर पे टैक्स का बेनिफिट उसे उसमें होता है ना, उसे टैक्स का बेनिफिट उसमें होता है इसलिए उसको बेचती है। लेकिन उसका जो मेन क्रक्स है वो आप उसके एनालिसिस से समझ जाएंगे, ठीक है, कि वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन B7 जी। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स तो बेटे डिस्कस किया था हमने कल जी। प्रीमियम का मैं आपको बता देता हूं। प्रीमियम से मुराद ये कि गुडविल जो आपने पे की। एग्जाम्पल 7 अगर आप लोगों ने पढ़ी है, ये वही कंसेप्ट है कि मिसाल के तौर पर कंपनी ए जो सी है वो 450 शेयर एक्वायर करती है कंपनी डी के आउट ऑफ 1000। कितने परसेंट होल्डिंग है? 45% है। उसके पास ऑप्शन टू एक्वायर एडिशनल 200। ठीक है, और ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल, अगले 12 महीने तक वो एक्सरसाइजेबल है। तो क्या कंपनी ए का कंट्रोल कंपनी ए पेरेंट है? बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? 65% शेयर इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में है। ठीक है जी। द एक्सरसाइज प्राइस इंक्लूड्स अ स्मॉल प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस एट द ट्रांजेक्शन। देखें, वो कह रहे हैं द एक्सरसाइज प्राइस इंक्लूड्स अ स्मॉल प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस एट द ट्रांजेक्शन डेट। जी, वो आउट द मनी है ऑप्शन। ठीक है, यानी कि अगर वो आउट द मनी भी है, नहीं आउट ऑफ द मनी से कहते हैं, ये टर्म जो यूज होती है आउट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चों ने IAS 32 और IFRS 9 पढ़ना है तो ये टर्म अभी उन्हें समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब IAS 32 पढ़ लेंगे। ठीक है, सो सिंपल इज दैट कि स्टैंडर्ड आपको ये बता देता है कि अगर ऑप्शन करंटली एक्सरसाइजेबल है, ठीक है, और अगर वो एक्सरसाइज होती है तो पेरेंट का जो इंटरेस्ट है वो ओवर 50% हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल में एज्यूम करेंगे। जी, अच्छा जी, बाकी दो कंपनी को भी ऑप्शन दिया है, दो नॉमिनल, बट अगर पेपर में दिया हो तो उनको भी नहीं देखिए रिजवान, कंफ्यूज नहीं करना। अगर उसने ऑप्शन दिया है इट मींस कि कंपनी बी जो सी है, कंपनी ए वो पेरेंट कंपनी है, कंसोलिडेशन आप करेंगे, लेकिन जो आप कैलकुलेशनें करेंगे वो आप 45% के हिसाब से करेंगे। एम आई क्लियर? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स का कंसेप्ट सिर्फ रिजवान कंट्रोल डिटरमिन करने के लिए है, कैलकुलेशन में आप 45% यूज करेंगे। ठीक है, उसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है रिजवान। ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने बताया है
कि आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या वो पेरेंट है कि नहीं। जी, वो मैं एग्री करता हूं कि 650 जो उनसे हैं वो आप करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है जी, वो आपने जरूर देखना है, आपने ये कंडीशन जरूर देखनी है। मैं यही बता रहा हूं कि ऑप्शंस का एक्सरसाइजेबल होना और इतनी शेयर की ऑप्शन होना कि उसका स्टेक 50% से बढ़ जाएगा। बेटे वो 50 है, वो उसी 1200 में से ही 50 खरीदने का ऑप्शन है। अच्छा, नीचे लहदा भी है, वो कोई इशू नहीं है, वो 250 भी है, इवन देन उसका कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, कि किसका कंट्रोल 50% से ऊपर जा रहा है या इंटरेस्ट जिसका 50% से ऊपर जा रहा है। क्लियर? अच्छा जी, और B17 इसका मतलब है पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा यार, ये तो सिंपल था। देखें, मैं IFRS 16 को नहीं कहता, मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि ऑपरेटिंग लीज याद है उसमें IAS 17 में याद है सबको? अच्छा, बात कंसेप्ट बस समझ लें। ऑपरेटिंग लीज में वो एक वर्ड यूज करता है, वो कहता है कि आपने जो रेंटल एक्सपेंस है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे रिकॉर्ड करना है। जी उजैर, बात समझ में आई? आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है कि अगर आपने पहले साल 1000, दूसरे साल 1100, 1200, 1300, 1400 पे करना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे उजैर कि पहले साल 100 का एक्सपेंस 1100 का, नहीं, एवरेज आउट किया तो 1200 बना। अच्छा, अब पहले साल 1000 है, अब आपने रेंटल एक्सपेंस बुक किया 1200, तो बेटे पेमेंट कितनी की आपने? 1200 की 1000 पहले साल? 1000 बैंक क्रेडिट 1000, बाकी क्या है? डेफर्ड रेंट हो गया। उसके बाद दूसरे साल आपने फिर रेंट उतना बुक किया, लेकिन पेमेंट कितनी की? 1100, तो आपने 1100 पेमेंट की, तो डेफर्ड 100 मजीद हो गया, तो टोटल डेफर्ड कितना हो गया? 1300, 300 हो गया। अच्छा, अब जब आपने सब्सिडरी एक्वायर की तो बाकी के 3 साल बाकी थे, तो अगर आप बाकी 3 सालों पे, अब आपके कंट्रोल में जब सब्सिडरी 3 साल रह गए थे, तो आप तो इसकी एवरेज लेंगे ना, इसकी एवरेज निकालें, 1300 बनी, 1300 बनी ना। तो बेटे अगर 1300 बनी, तो ये जब आप पेमेंट कितनी कर रहे होंगे, आप पेमेंट कितनी करेंगे? 1200, 1300, 1400, ऐसे ही है। सो बुनियादी तौर पे वो जो डेफर्ड रेंट आपने बुक किया था 300 का, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो यहां पे कवर हो गया। मेक सेंस? देखे ना, 1200 रेंट था, आपने हर साल 1200 बुक करना था, और यहां पे अब आपका कितना बना? 1300 एक्विजिशन के बाद। जी रहीला, यही पॉइंट है कि डेफर्ड रेंट डजंट रिप्रेजेंट एन अज्यूम्ड लायबिलिटी। वो कहता है कि आप उसको खत्म कर दें और दोबारा से एवरेज निकाल लें। तो जब आप दोबारा से रहीला एवरेज निकालेंगी तो जरूरत ही नहीं है, वो डेफर्ड रेंट फिर आपकी लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो जब आपने अपनी अमाउंट ही चेंज कर ली, यहां पे आपकी एंट्री रहीला 1200 थी, अब 1300 हो गई, फर्क आ गया कि नहीं? आपके एक्सपेंस भी चेंज हो गया,
तो आप दोबारा से एवरेज मेजर करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जी रीएक्वायर्ड राइट मोशन हमने डिस्कस किया था कि सपोज इसमें, एक मिनट इसको मैं पढ़ देता हूं। सपोज मैकडोनल्ड ने पाकिस्तान में एक कंपनी को 5 साल का लाइसेंस दे दिया कि वो मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट चलाए, ठीक है। और कंपनी बी जो सी है वो एक उसने फ्रेंचाइज फी पे की फिक्स लाइसेंस के लिए, ठीक है। अब कंपनी बी ने उसको इंटेंजिबल एसेट बुक किया ना, नहीं बेटे प्री पेमेंट नहीं बुक करेंगे आप, लाइबिलिटी वही बुक करेंगे जो उस वक्त की रिमेनिंग लाइबिलिटी के हिसाब से एवरेज बनेगी, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग लीजेस के केस में जो आपकी डेफर्ड है वो आपके लिए बीइंग ए पेरेंट वो 3 साल की लीज है, 5 साल की नहीं है, तो आप उस हिसाब से एवरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईयर लेटर कंपनी एक्वायर थी, मैकडोनल्ड्स ने कहा कि हम एबीसी कंपनी की बजाय खुद डायरेक्टली जाकर उनको कंट्रोल करें, तो वो एबीसी का उन्होंने खरीद लिया। अब वो जो लाइसेंस उन्होंने दिया हुआ था वो लाइसेंस उस कंपनी को खरीदने के साथ उनके दोबारा अपने कंट्रोल में आ गया, ठीक है। सो वो ये कहता है कि वो जो सब्सिडरी के अंदर इंटेंजिबल एसेट खड़ा है उसको इंटेंजिबल एसेट ही रहने दें, लेकिन उसका नाम क्या कर दें, रीएक्वायर्ड राइट्स, ताकि यूजर को पता चल जाए कि भाई ये बुनियादी तौर पे अपने ही लाइसेंस को दोबारा रीएक्वायर किया है, तो ये रीएक्वायर्ड राइट है। एम आई क्लियर? देखें मोहसिन, 2 चीजें हैं, एक ये कि आपने उस इंटेंजिबल एसेट को रीक्वायर्ड राइट तो डिटरमिन रिकॉग्नाइज करना ही है, ठीक है। अगर वो फेवरेबल है तो वो जो फेवरेबल टर्म्स हैं उसको एक सेपरेट इंटेंजिबल एसेट के तौर पर आपने रिकॉग्नाइज करना है। जी हमाद फेयर वैल्यू पर बेटे, फेयर वैल्यू पर सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पर होंगे। अच्छा, और कौन सा था? B25। अच्छा, इसको छोड़ दें, ये तो अभी आपको कैलकुलेशनें करवानी है, ये तो कैलकुलेशनें करवानी है। अच्छा, रहीला कह रही है कि ये छोड़ दें, ये इसमें ये तो हम सवाल करेंगे, सारी कंसोलिडेशन यही सवाल करने हैं। अच्छा, B12 में, B12 याद रखें आपके स्टैंडर्ड में उसने एक चीज लिखी है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक कंपनी जो सी है फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करे और बैठे बिठाए पेरेंट बन जाए। तो उसके लिए बुनियादी तौर पर फॉर एग्जांपल 3 कंपनीज के पास एक कंपनी है XYZ, उसके शेयर्स है, ठीक है। इसके पास 40% है, इसके पास 30% है, इसके पास 30% है। सपोज कंपनी सी अपने शेयर्स वापस कर देती है XYZ को और बीच में से निकल जाती है। अब टोटल शेयर्स कितने रह गए? 70। तो अगर आप 40 डिवाइडेड बाय 70 करें तो क्या परसेंटेज बनती है? पहले कंपनी के शेयर 100 थे ना, इनमें से कोई भी पेरेंट नहीं है, 57%। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 70, उसका 57% ए के पास है, तो ए पेरेंट बन गया, ए का कंट्रोल आ गया। मेक सेंस? लॉजिकल बात है ना।
जी रहीला, इज दैट क्लियर? अच्छा, B12 कौन सी है? एक मिनट, B12 न्यू पेरेंट पेज कैश टू इफेक्ट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, कंपनी डब्ल्यू डिसाइडेड टू स्पिन ऑफ टू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जी शहबाज, मैंने ये कहा कि अगर एक कंपनी है XYZ, उसके 40% शेयर थे ए के पास, 30% थे बी और सी के पास, ठीक है। कंपनी सी ने अपने शेयर्स रीपरचेज करवा के खत्म कर दिए। अब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने रह गए? 70, ठीक है। तो अगर 70 रह गए तो 70 में से अगर 40 शेयर्स ए के पास हैं तो शेयर ए का स्टेक 57% हो गया। इसका मतलब ये है कि ए बैठे बिठाए पेरेंट बन गई विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, ठीक है। उसने कोई पेमेंट फर्दर नहीं की। अच्छा जी, एग्जाम्पल 12, कंपनी डब्ल्यू डिसाइडेड टू स्पिन ऑफ टू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेसेस currently housed in two separate entities, X company Y, X and Y। एक कंपनी है, उसकी आगे दो सब्सिडरीज हैं। टू facilitate the spin off, company W incorporates a new entity, company Z, with nominal equity and appoints independent directors to the board of directors, company Z। Company Z signs an agreement to purchase companies X and Y in cash। अच्छा, सो बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि कंपनी डब्ल्यू है, कंपनी डब्ल्यू के पास दो कंपनी थी एक्स एंड वाई। उसने बना दी एक नई कंपनी जेड और एक्स और वाई उसको बेच दी, ठीक है। अब to fund this acquisition, company Z issues prospectus offering to this. At this conclusion of the company Z is owned 99% by new investors, with company W retaining only 1%। जी जनाब, कंपनी, अब मुझे ये बताएं कि जो कंपनी Z है वो एक नई कंपनी है, ठीक है। तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है कि नहीं? क्योंकि उसकी ऑनरशिप 99% जोनती है किसके पास है? आउटसाइड के पास। तो इसमें मुझे ये बताएं कि एक्वायरर कौन है रहेगा? जेड है ना। आप क्या कह रही हैं? इफ कंपनी जेड शेयर्स परचेज बाय ऑनर्स ऑफ कंपनी डब्ल्यू, देन कंट्रोल विल सेट टू बी ऑब्टेन्ड बाय जेड और नॉट। जी, इन दैट केस ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है जो आप कह रही है ना। ये कल मैंने बताया था कि देखें, आप जो कह रही है ना वो ये कह रही है, गॉट इट, कि डब्ल्यू ने अपने और एक्स वाई के दरमियान एक कंपनी मजीद ऐड कर दी जेड। तो अगर अल्टीमेट ऑनर डब्ल्यू है, दिस इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉमन कंट्रोल, ठीक है, बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल। तो यहां पे एग्जाम्पल में वो कह रहा है ये कि उसने एक नई कंपनी बना दी, यस, दैट इज द एक्वायरर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद कौन सा था? 25 मैंने बताया, ये तो हम करेंगे। B23 जी देखें, कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसका इफेक्ट बेसिकली आता है आपकी गुडविल पर, ठीक है। कैसे आता है? मिसाल के तौर पे
इसको ना जब मैं करवाऊंगा तभी होगा, अभी फिर बीच में से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी सारी एंट्रियां मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप डबल एंट्री डाल के बुक करेंगे, ठीक है। अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मेट सिखाना है सारा। जी, डेफर्ड और कंटीजेंट कंसिडरेशन भी आज के टॉपिक में शामिल है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 27 और 28 है इसको आप नोट डाउन कर लें। ये जो सा है IAS 32 जब हम पढ़ लेंगे तब हम करेंगे, इसको मार्क कर लें। एग्जाम्पल 27 और 28 हम रिपीट करेंगे, आपने मुझे याद कराना है जब हम IAS 32 पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, अब मैं आता हूं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। ये भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ एरिया, ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि जिस लेवल की वो डिफिकल्टी टेस्ट कर रहा है तो वो आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब इसको जरा समझ लें। प्रीडिसेसर मेथड आप कौन सा कह रही हैं? अच्छा, इन सवालों पे मैं आता हूं बाद में, पहले इस कंसेप्ट को समझ लें। अगर एक कंपनी है ए और बी, ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों का बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले आपस में ताल्लुक हो, दोनों एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस करती हो, पॉसिबल है ना। अब दो तरह का ताल्लुक हो सकता है। एक प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है वो रिलेशनशिप जो बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले है, ठीक है। सो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, एक ऐसा रिलेशनशिप जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हो, और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब ये कि मिसाल के तौर पर ए ने, दो कंपनीज हैं ए और बी, ठीक है। सपोज बी ने ए पर मुकदमा किया हुआ है, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल है कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल? किसी पर केस करना कोई मुआहदा होता है कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होता है? नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल तो होगा कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट, ठीक है। सो अगर बी ने ए के ऊपर केस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल एक सिंपल सी देता हूं कि, बल्कि मैं वर्ड भी यूज करता हूं पी और एस, ताकि पेरेंट सब्सिडरी का आपको क्लियर रहे। एक कंपनी है पेरेंट, एक है सब्सिडरी। सब्सिडरी ने पेरेंट पर केस किया हुआ है और पेरेंट ने जो सा है अपनी प्रोविजन डाली हुई है 5 मिलियन की, कि भाई ये केस में हार जाऊंगा और मुझे नहीं आती, ये चीज नहीं होती। केस तो किसी वजह से भी हो सकता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल परचेज का, वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो चुका है, किसी और वजह से डिस्प्यूट हो गया, अब पेरेंट ने 5 मिलियन की लाइबिलिटी बुक कर ली है, प्रोविजन बुक की हुई है IAS 37 के तहत कि भाई ये पैसे तो मुझे देने पड़ने हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद पेरेंट सब्सिडरी को एक्वायर कर लेता है। जब पेरेंट सब्सिडरी को एक्वायर कर लेता है तो आपको लगता है कि ये जो फड्डा है ये बाकी रहा? क्या आप समझते हैं कि ये फड्डा बाकी रहा कि सेटल हो गया? सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी तो अब एक ही चीज है,
अच्छा, अब बुनियादी तौर पर आपने हुआ ये कि आपने सपोज ये 2015 में लाइबिलिटी बुक की थी, 2016 में जब आपने परचेज किया सब्सिडरी को, तो उस वक्त ये लाइबिलिटी का एस्टिमेट हो गया 8 मिलियन, यानी कि फेयर वैल्यू। वकील का ख्याल था कि अगर आप इसको एक्वायर नहीं करेंगे तो कम से कम 8 मिलियन आपको देने पड़ेंगे केस हारने की सूरत में। एम आई क्लियर? अब क्योंकि पेरेंट का सब्सिडरी पर कंट्रोल है और पेरेंट और सन आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते, तो आपके ख्याल में जब ये सेटल हो गया तो पेरेंट अपनी लायबिलिटी रिवर्स करेगा? उसको करनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की तमाम ट्रांजैक्शंस फेयर वैल्यू पर होती है। क्यों जी? फेयर वैल्यू पर होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अच्छा, ये जो प्रोविजन आपने बुक की थी, लायबिलिटी बुक की हुई थी, ये डेबिट हो गई 5 मिलियन से, ऐसे ही है? अब 8 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू है, तो ये आपका एक सेटलमेंट लॉस कहलाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट लॉस। क्यों भाई? इस वजह से कि सब्सिडरी को जो 8 मिलियन मिलने थे वो अब नहीं मिलने, ऐसे ही है? सब्सिडरी को जो 8 मिलियन मिलने थे वो नहीं मिलने ना अब। तो पेरेंट अपनी जो कंसीडरेशन पे करेगा, जो जिस पेमेंट से उसने सब्सिडरी को खरीदा है, उसमें से वो 8 मिलियन को माइनस कर देगा। तो वो क्या करेगा? अपने बैंक को जो सा है 8 मिलियन से क्रेडिट कर देगा, बल्कि बैंक नहीं, मैं इसको कहूंगा इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को क्रेडिट कर देगा। ठीक है? बिल्कुल एक लॉजिकल बात है कि भाई बुनियादी तौर पर आपने देखें, बात, आपने कंपनी को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है? आपने उस कंपनी को 100 रुपए में खरीदा, तो बुनियादी तौर पर आपको उसको 8 मिलियन पे करने थे अगर आप ना खरीदते। अब आपकी वो लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में सेटल होगी। ये पेरेंट एंट्री डाल रहा है, पेरेंट, ठीक है? पेरेंट IFRS 3 के मुताबिक कंसिडरेशन को भी फेयर वैल्यू पर बुक करेगा और सब्सिडरी के नेट एसेट्स को भी फेयर वैल्यू पर। ठीक है? वकीलों ने कहा कि अगर ये मुकदमा अब सेटल होता तो 8 मिलियन में होता। 5 मिलियन आपने बुक किया था वो आप रिवर्स करेंगे, बाकी का 3 मिलियन आप लॉस डेबिट करेंगे P&L में, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो आपने की हुई है उसमें से 8 मिलियन माइनस कर देंगे। क्यों? बुनियादी तौर पे ये आपने पैसे सब्सिडरी को देने थे, जो अब देने से आप बच गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। क्यों? सब्सिडरी के पास इनकम ही आनी थी ना, ये चीज, उसके नेट एसेट्स में रिसीवेबल आना था, अब वो नहीं बुक करेगा, तो ये एंट्री पेरेंट डालेगा। बेटे उससे फर्क नहीं पड़ता, होली और ना भी हो। अच्छा, अतीक कह रहे हैं कि जी सब्सिडरी ने नहीं, बेटे IAS 37 में मैंने कभी कहा कि रेवेन्यू को आपने बुक करना है? रेवेन्यू जब वर्चुअली सर्टेन होता है, रिसीवेबल तब बुक होता है अतीक। प्रोविजन तो बुक हो जाती है कि वकील ने आपको लॉस बता दिया, ठीक है? दोबारा ये नहीं चीज सोचनी, प्रोविजन एक कंपनी बुक करती है, दूसरी कभी रिसीवेबल बुक नहीं करती। रिसीवेबल सिर्फ तब बुक किया जाता है जब वर्चुअली सर्टेन होता है। जी शहबाज, ये बेटे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री है। जी शहबाज, बिल्कुल आप देख लें, इट्स ओके, ठीक है?
नहीं नहीं, प्री एक्विजिशन रिजर्व को किधर मिक्स कर रही है? प्री एक्विजिशन रिजर्व तो सब्सिडरी के रिजर्व हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सब्सिडरी कुछ भी नहीं करेगी, सब्सिडरी बेटे कुछ भी नहीं करेगी। देखें, सब्सिडरी को तो पता भी नहीं है, सब्सिडरी के शेयर होल्डर से आपने ये मामला सेटल किए, ठीक है। आप ये समझें कि देखें, बड़ी सिंपल सी बात मुझे बताएं, अगर ये चलें इसको इस तरह समझते हैं, नहीं ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं है। देखें, सारे एज्यूम करें कि पेरेंट ने सब्सिडरी को नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, क्या होगा? यही एंट्री पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक क्रेडिट होगा, क्यों जी? और आप सेटलमेंट लॉस की बजाय वैसे सिंपल लॉस बुक करेंगे, ऐसे ही है। एक कंपनी पे मुकदमा हुआ था, वो हार गई, 8 मिलियन उसने पे किए। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने बैंक की जगह इन्वेस्टमेंट क्यों की? भाई मुझे ये बता दें कि ये पैसे अगर सब्सिडरी के पास होते तो उस पर कंट्रोल हासिल करने के बाद ये 8 मिलियन उसके नेट एसेट्स के थ्रू वापस नहीं आ जाना था? किसके कंट्रोल में आ जाने थे? आप ही के कंट्रोल में आ जाने थे ना, बिल्कुल। तो बजाय, क्योंकि आप उसको वो पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उतने से कम कर देंगे कि भाई ये पैसे मैं दूंगा नहीं, बस ये अज्यूम करो कि इन्वेस्टमेंट मैंने कम की है, ठीक है। लॉजिकल बात है, ठीक है। सो मैं बजाय पेमेंट करने के अपनी उस सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को 8 मिलियन से कम कर दूंगा कि भाई तुम्हें पैसे देने का मतलब है अपनी जेब में ही डालना, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना। तो मैं एंट्री तो डालूंगा ना, आपके पास ये लायबिलिटी खड़ी है, तो स्टैंडर्ड भी कहता है कि आप फेयर वैल्यू पर बुक करें। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि मैं एक जेब से दूसरी जेब में पैसे डालने की बजाय ये कह रहा हूं कि दोनों जेबें मेरी अपनी हैं, तो मैं सिंपली सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूं, ठीक है जी। बिल्कुल आपकी गुडविल पे इफेक्ट आएगा, हर चीज का इफेक्ट अल्टीमेटली गुडविल पर आएगा जी। जनाब यहां तक क्लियर हो गया? बेटे गरीब की कौन सुनता है? पाकिस्तान में माइनॉरिटी की कोई सुनता है? तो ये तो ऐसी दिल दुखाने वाली बातें। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं कि अच्छा, एक कंपनी में दो कंपनीज हैं, पेरेंट और सब्सिडरी, उनका आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है। उसकी मैं मिसाल आपको बना के देता हूं जो मैंने दी भी हुई है। कंट्रोल का मतलब बेटे होता ही यही है कि अब आप किसी की नहीं सुनते, अब आपने अपनी मर्जी करनी है, ठीक है। देखिए, मियां साहब के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो मियां साहब किसी की सुनते हैं? तो ये बिल्कुल बिजनेस भी इसी तरह चलता है, ठीक है। तो कंट्रोल के लिए 100% होना जरूरी नहीं। अच्छा, अब एज्यूम करते हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी में एक परचेज का एग्रीमेंट है। पेरेंट सब्सिडरी से 5 साल के लिए सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सब्सिडरी पेरेंट को जो सा है पेरेंट सब्सिडरी से 5 साल तक एक फिक्स्ड प्राइस पर रॉ मटेरियल परचेज करेगा। क्लियर? पेरेंट ने सब्सिडरी से एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो 5 साल तक फिक्स्ड प्राइस पर माल खरीदेगा। एम आई क्लियर? और क्योंकि ये एग्रीमेंट कंफर्म था, अगर पेरेंट इस मुआहदे को तोड़ता है तो उसको 4 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? आई रिपीट कि पेरेंट अगर इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसको 4 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब 2 साल बाद ये हुआ कि पेरेंट ने सब्सिडरी को 40 मिलियन के इवज खरीद लिया। पेरेंट ने
सब्सिडरी को खरीद लिया, ठीक है। अब आपने सपोज मार्केट में आपने जो 5 साल का मुआहदा किया था, आपने जो मटेरियल खरीदना था वो 100 रुपए पर केजी खरीदना था। वो क्या खरीदना था? 100 रुपए पर केजी 5 साल तक फिक्स प्राइस थी। मेक सेंस? 5 साल तक पेरेंट ने 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सारा रॉ मटेरियल सब्सिडरी से खरीदना है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अगर वो ये एग्रीमेंट कैंसिल करती है तो 4 मिलियन पे करना पड़ेगा। अब पेरेंट ने जब सब्सिडरी को खरीदा तो मार्केट में, जी ये नई एग्जांपल ही कर रहा हूं मैं शहबाज, सो मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू 80 रुपए पे आ गई है, ऐसे ही है। सो पेरेंट जो आइटम 100 रुपए में खरीद रहा है सब्सिडरी से, वो मार्केट में कितने में बिक रहा है? 80 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अनफेवरेबल टर्म्स हुई हुई है। इस वक्त वो मुआहदा पेरेंट को सूट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह का मुआहदा 5 साल का था ना मुआहदा, तो 5 साल का मुआहदा था, 2 साल गुजर गए, बाकी का 3 साल रह गए। सो अगर सब्सिडरी आज किसी के साथ इसी तरह का मुआहदा करे, ठीक है, 3 साल के लिए, तो उसकी टोटल वैल्यू 5 मिलियन बनेगी। क्या बनेगी? 5 मिलियन। अगर सब्सिडरी ऐसा मुआहदा आज मार्केट में करती है 100 रुपए के हिसाब से, तो वो 5 मिलियन बनता है। क्या बनता है? 5 मिलियन। इस 5 मिलियन में से वो कहता है कि 2 मिलियन एट मार्केट है और 3 मिलियन अनफेवरेबल। एट मार्केट का मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर मार्केट में ये मुआहदा ओरिजिनली 2 मिलियन में बिकना चाहिए। मेक सेंस? सब्सिडरी अगर 100 रुपए के हिसाब से इस मुआहदे को वैल्यू करती है तो 5 मिलियन उसकी वैल्यू बनती है, लेकिन मार्केट में प्राइस कम होने की वजह से इतना मुआहदा सिर्फ 2 मिलियन में हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बाकी का 3 मिलियन अनफेवरेबल है। यही कह सकते हैं ना कि पेरेंट को ये मुआहदा 3 मिलियन का लॉस दे रहा है। मेक सेंस? मैं रिपीट करता हूं, पेरेंट और सब्सिडरी आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने 5 साल का एग्रीमेंट किया फिक्स्ड प्राइस का माल खरीदने का। 2 साल बाद पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीद लिया। पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीद लिया तो मैंने मिसाल दी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर फिक्स प्राइस 100 रखी थी और मार्केट में 80 हो गई है प्राइस, तो ये अनफेवरेबल ही होना चाहिए ना 20 से। ये मैंने एज्यूम किया, ठीक है। सो वो ये कह रहा है कि ये जो फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट ने किया है, इसकी आज वैल्यू क्या है? 5 मिलियन। यानी कि उस मुआहदे के तहत पेरेंट ने 5 मिलियन रुपए की चीजें खरीदनी है सब्सिडरी से। एम आई क्लियर? पेरेंट ने उस मुआहदे के तहत आज 5 मिलियन की चीजें खरीदनी है, लेकिन अगर पेरेंट वो चीजें मार्केट से खरीदता तो उसे 2 मिलियन में मिल जानी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस गिर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट आज बुनियादी तौर पर उस मुआहदे की वजह से 2 मिलियन की चीज 5 मिलियन में खरीद रहा है, जिसकी वजह से उसको 3 मिलियन का लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर? जी फैसल, बात समझ में आई? सो बिजनेस में तो ये चीजें होती है ना। आपने अपनी तरफ से सोचा था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, चलो फिक्स प्राइस कर लूं, लेकिन उल्टा हो गया। तो आज उस मुआहदे के तहत पेरेंट ने 5 मिलियन की चीजें लेनी थी,
देखिए इसको आप छोड़ दें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी समझाने के लिए, आप एग्जांपल की फिगर्स पे फोकस कर लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जो पेरेंट ने सब्सिडरी से जो चीजें खरीदनी है उनकी टोटल मालियत 5 मिलियन बनती है। मार्केट से अगर वो खरीदता तो 2 मिलियन में मिल जाती, 3 मिलियन का लॉस हो गया। अब जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया तो इसका मतलब है कि वो जो मुआहदा है वो पेरेंट का अपना ही मुआहदा है, अपने आप से ही एग्रीमेंट है, अपने आप से एग्रीमेंट है ना। तो इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट अब सेटल करना है। तो अगर वो सेटल करना है तो अगेन कितने का लॉस बुक करूं? 3 मिलियन का। और अगेन पेमेंट तो नहीं करनी ना मैंने सब्सिडरी को अब, क्योंकि सब्सिडरी का दिया हुआ माल मैं खुद ही खरीद लूंगा। सो आप इन्वेस्टमेंट को 3 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे और सेटलमेंट लॉस डेबिट। मेक सेंस? तो ये अभी तक वो एरियाज हैं जो अभी तक आईकैप ने टेस्ट नहीं किए। ठीक हो गया जी? अच्छा, इससे जो आगे की कुछ देखें, पेनल्टी जो सी है, पेनल्टी तो थी कि अगर अब ताहिर पेनल्टी तो तब है ना कि कंपनी ए कैंसिल करे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ताहिर कंपनी जो है बी वो किसके कंट्रोल में है? ए के। तो अगर ए और बी दोनों मिलके उसको कैंसिल करेंगे फिर वो कैंसिलेशन तो नहीं होगी ना, वो तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को आपने क्रेडिट किया, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को। बुनियादी तौर पे तो आपने सब्सिडरी का फ्यूचर का प्रॉफिट खत्म कर दिया ना 3 बिलियन का, तो उसके जो नेट एसेट्स में इंक्रीज आना था वो आपने खत्म कर दिया। चलें, अच्छा, इससे जो आगे की एग्जांपल्स हैं उसमें याद रखें कि कुछ एग्जांपल्स जो सी हैं वो हैं आपकी 33 और 35। ये IFRS 2 के बाद आपसे रेलेवेंट हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आगे क्वेश्चंस में आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। एम आई क्लियर? अब हम आगे जब कंसोलिडेशन शुरू करने जा रहे हैं ये सारी चीजें हो जी। सेपरेट अकाउंट्स के सवाल आईकैप बिल्कुल पूछता है, तो वो जब हम सेपरेट अकाउंट्स का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IAS 27, तो उस वक्त मैं आपको पास पेपर्स के सवाल करवाऊंगा। ठीक है, जी बेटे, वो पूछता रहता है इसमें, यानी कोर्स का हिस्सा है ना IAS 27 भी, तो उसमें वो पूछ सकता है कि क्योंकि सेपरेट का ट्रीटमेंट फर्क है। जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया कि वो IAS 27 में आएगा। वो IAS 27 जब हम पढ़ेंगे तब मैं उसमें करवाऊंगा। ठीक हो गया? नहीं, IAS 27 तो आपके इजी नंबर्स होते हैं जी। 33, 35 का मैंने कहा कि वो बुनियादी तौर पे IFRS 2 के बाद है, वो IFRS 2 में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, सो हम जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट है, वो छोटे से सिनेरियोज होते हैं वो पूछता है, लेकिन जो सिनेरियोज उसने पूछे थे वो अब इतना वो एप्लीकेबल नहीं रहा। जी सहर, मैंने यही आपसे कहा कि प्री एग्जिस्टिंग, ऑपरेटिंग लीज और रीएक्वायर्ड राइट्स ये वो एरियाज हैं जो अभी तक उसने टेस्ट नहीं किए।
इनको आप इंपॉर्टेंट के तौर पर हाईलाइट कर लें, अपने पास लिख लें कि ये वो कंसोलिडेशन के स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स हैं जो आज तक टेस्ट नहीं हुई, तो आई कैप इनको टेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, दीज आर इंपॉर्टेंट वन। अच्छा जी, ये तो था आपका IFRS 3। अब हम आते हैं असली दुनिया में IFRS 10। अब आपने कहना है कि सर वो आपने तो एक्विजिशन मेथड के 3 स्टेप सिखाए हैं, चौथा नहीं सिखाया गुडविल वाला, कि गुडविल या बार्गेन परचेज ऑप्शन कैसे कैलकुलेट होगी। याद रखें कि कंसोलिडेशन के अंदर हम गुडविल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो स्टेप 4 कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। असल कॉम्प्लिकेशन स्टेप 3 की थी। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? सो अब कुछ चीजें हैं वो समझ लें। IFRS 3 जो सा है ये बुनियादी तौर पर गुडविल वगैरह कैलकुलेट करवाता है या बार्गेन परचेज ऑप्शन। कुछ चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। ये जो IFRS 3 की वर्किंग होती है, ठीक है, IFRS 3 की वर्किंग गुडविल की, हम इसको कहते हैं मेमोरेंडा वर्किंग। मेमोरेंडम वर्किंग या ऐसी वर्किंग जो हम आम रूटीन से करते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट है और जो सब्सिडरी है ये दोनों अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, IFRS के मुताबिक बनाते हैं और वैसे ही बनाते हैं जैसे आप लोग अपनी नौकरियों में या ऑडिट के दौरान क्लाइंट के अकाउंट्स को बनता देखते हैं। ठीक हो गया? अब मेमोरेंडा वर्किंग होती है जो आपकी रफ वर्किंग होती है। इसको याद रखें, गुडविल की कैलकुलेशन और IFRS की कंसोलिडेशन। नंबर 1, इसको आप नॉर्मली एक्सेल में करते हैं या वर्किंग पेपर्स में अपने, ठीक है। इसमें जो भी डबल एंट्रियां पड़ती हैं, आई रिपीट, कंसोलिडेशन की जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो सारी आपकी वर्किंग पेपर्स में पड़ती हैं, वो किसी लेजर या टी अकाउंट में नहीं पड़ती। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? ये वो चीज है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर जाती है और वो कंसोलिडेशन समझते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता इस चीज का। दूसरा, अगर आपने एक कंपनी 2010 में एक्वायर की थी तो याद रखें कि हर ऑडिट पे जाके आपको उसकी कंसोलिडेशन की वर्किंग नए सिरे से करनी पड़ती है। क्यों? वो जब आप सवाल करेंगे वो आपको तब भी समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो होती है मेमोरेंडा वर्किंग। वो कोई जर्नल लेजर नहीं होता जिसका आप क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि ये जो गुडविल की कैलकुलेशन है IFRS 3 की और IFRS 10 की, ये मेमोरेंडा वर्किंग होती है, ये एक्सेल में और वर्किंग पेपर पे रफली की जाती है, ठीक है। इसका आपके जर्नल लेजर से कोई ताल्लुक नहीं है। कंसोलिडेशन की जितनी भी डबल एंट्रीज पड़ती हैं वो वर्किंग पेपर्स में, एक्सेल में अलहदा पड़ती हैं। ये आपके सिस्टम्स में चेंज नहीं हो सकती। जी ताहिर, गुडविल कभी भी चेंज नहीं होती, गुडविल कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। गुडविल आपकी फाइनल रहती है अनटिल अनलेस कि आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू सही ना हो, ठीक है। अगर आपके पास सब्सिडियरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं आई तो मजबूरन आप प्रोविजनल फिगर से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो भी विद इन 1 ईयर आपको फाइनल करनी होती है। ये IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है जी। इंपेयरमेंट तो अंडरस्टूड सी चीज है वैस, वो तो आपने IAS 36 में करनी है। एम आई क्लियर? जी मियां साहब, अस्मा, बात समझ में आ गई? सो गुडविल की जी वर्किंग पेपर बिल्कुल कह सकते हैं। बेसिकली कह लें कि आप इसको रफ पेपरों में लहदा से करते हैं। बस आपने जो पेपरों में करना है ना, जिस तरीके से
जब आप क्लाइंट पे भी जाएंगे तो आप इसी तरह कर रहे होंगे जिस तरह आप पेपरों में करेंगे। एम आई क्लियर? इसकी एंट्री के लिए आप ये नहीं कहेंगे क्लाइंट को जाके अच्छा यार अपना जर्नल लेजर खोलो, ये एंट्री डालो, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में ये एंट्री डालो, नहीं। आप वर्किंग पेपर्स पे कंसोलिडेशन की सारी वर्किंग खुद करेंगे और क्लाइंट को बनाकर देंगे कि सर ये आपकी कंसोलिडेशन हो गई पेरेंट और सब्सिडरी की। क्लाइंट को सिर्फ अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स का पता होगा, कंसोलिडेशन या तो कोई एक्सपर्ट बैठा होगा या आप उसको करके देंगे। जी बिल्कुल फैसल, जो कंसोलिडेशन की आपकी फर्म में फाइल बनेगी उसके अंदर सारी वर्किंग होगी। अगले साल जो बच्चा भी ऑडिट करने जाएगा वो उसी फाइल के डाटे को यूज करेगा और अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? जी मैंने आपको बताया कि इसमें कंपैरेटिव फिगर्स आप लिखेंगे जरूर, लेकिन आप करंट ईयर की फिगर्स को डे 1 से दोबारा कैलकुलेट करते होते हैं। जी राहिला, बिल्कुल कंसोलिडेशन के बेटे सिर्फ अकाउंट्स बनते हैं और वर्किंग होती है, और इसकी एंट्रियां भी सिर्फ वर्किंग पेपर में आप लिखते हैं या एक्सेल में डालते हैं, इनका लेजर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप खुद सोचें कि एक कंपनी ने अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, एसईसीपी को फाइनल करने हैं, आप उसमें गुडविल डाल देंगी, दूसरी चीजें डाल देंगी, तो उसके तो लेजर ही सारे हिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखें कंसोलिडेशन हमेशा रफ वर्किंग होती है, ये अलहदा से की जाती है और इसको अलहदा ही रखा जाता है ऑडिट में भी। और जब आप क्लाइंट पर भी होते हैं या खुद आपकी कंपनी में होगा तो आप उसी तरह करेंगे जिस तरह क्लास में सीखेंगे और पेपरों में करेंगे। एम आई क्लियर? अच्छा जी, ये तो थी आपकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया? अब यूं करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद फिर एक दफा ही मैं आपको IFRS 10 में कंसोलिडेशन के स्टेप्स सिखाऊंगा। ठीक हो गया जी? जी शहबाज, हर कंपनी की अपनी सेपरेट बुक्स होती हैं, पेरेंट की अलहदा होती है, सब्सिडरी की अलहदा होती है। आप उनके अकाउंट्स को लेते हैं और उनके अकाउंट्स को लेकर IFRS 10 के मुताबिक और IFRS 3 के मुताबिक गुडविल कैलकुलेट करके कंसोलिडेट कर लेते हैं। जी 8:45 नहीं, 20 मिनट का ब्रेक है, 8:30 पे इंशाल्लाह। ठीक है, 8:30। यूबर, कंसोलिडेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है, ठीक है, और अल्टीमेट पेरेंट के लिए। सिर्फ लिस्टेड कंपनी कंसोलिडेशन करेगी और अल्टीमेट पेरेंट, मिसाल के तौर पर अगर ए, बी और सी है तो बी नहीं करेगी, सिर्फ ए करेगी। नहीं भैया साहब, इंटरनल ऑडिट पे कंसोलिडेटेड जो है रिक्वायर्ड नहीं है। इंटरम रिपोर्टिंग का जो स्टैंडर्ड है IAS 34, उसमें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंटरनल ऑडिट में तो आपको पता है ये जो इंटरनल ऑडिट होता है वो स्पेशल फ्रेमवर्क के तहत होता है, उसमें जरूरत नहीं होती, वो आपने खुद ही बनाने होंगे। जी ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बनाने को आप अपने लिए बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कई प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी कई कंपनीज हैं, उनका दिल करता है कि हम जरा ग्रुप की पोजीशन देखें, तो वो आपसे कह सकते हैं कि यार चलो इंटरनली बना के बता दो। ठीक है, तो आप उसमें गुडविल नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ कंसोलिडेशन कर देंगे। बेटे ये तो डिपेंड करता है कि अगर आपका पार्टनर तगड़ा है फिर आप फीस तो ले लेंगे, फिर NOC लेके उधर फिरेंगे।
ठीक है, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरी रोजी पे लात मारी है, तो फिर वो तो नहीं छोड़ेगा ना, वो तो आप पे लात मारेगा। ठीक है, चले जी, लेट्स टेक अ ब्रेक।
है।